Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर बिजनेस रिस्क स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके नेचर हम पढ़ चुके हैं और कोजेस हमने स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। बिजनेस रिस्क में आपको पता ही है, हम कोजेस ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये है कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो बिजनेस के रिस्क को बढ़ाते हैं या फिर बिजनेस में रिस्क को क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। नेचुरल कोज मतलब जो हमारे नेचुरली अकर होते हैं, इनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ हम इसके जो लॉस को है कम टाइमली एक्शन लेकर कम कर सकते हैं, राइट, ठीक है। ह्यूमन कोजेज़ वो कोजेज़ होते हैं जो कि क्या ह्यूमन बींग्स की वजह से क्रिएट होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जैसे इसका जनरल सा मीनिंग जाना था। इकोनॉमिक कोजेज़ क्या होते हैं, जो कि क्या है मार्केट में हुए इतने सारे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो लॉस क्रिएट होते हैं या फिर जो रिस्क क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं, इकोनॉमिक कोजेज़। अदर्स जो इन सभी फैक्टर्स में नहीं आ पाए, इन सभी हेड्स में नहीं आ पाए, वो कोजेज़ क्या हो जाते हैं, अदर कोजेज़, ठीक है। नेचुरल कोजेज़ को हमने डिटेल में पढ़ लिया था, आज हम ह्यूमन कोजेज़ की बात करेंगे, ठीक है। ये देखो क्या कहता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ह्यूमन बींग के बिना सोची भी नहीं जा सकती। चाहे आप कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी ले आओ, कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको क्या ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? उन मशीन्स को चलाने के लिए, उन रोबोट्स को चलाने के लिए ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन के बिना सोची भी नहीं जा सकती, ठीक है। तो कहता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहीं कई बार क्या है कुछ लॉस क्रिएट करते हैं, कुछ रिस्क क्रिएट करते हैं, ठीक है। आज हम उनके रिस्क के बारे में पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड है, हमारे ह्यूमन बींग से यानी कि पर्सन से रिलेटेड है। सबसे पहला क्या है, डिसहोनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। सेकेंड है डिसहोनेस्टी बाय कस्टमर। थर्ड वन इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट, और क्या है, वर्किंग केयरलेसली, ठीक है। सबसे पहला है डिसहोनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। जैसे कि हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको बहुत इजी समझ आ जाएगा। देखो ओ है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इस एग्जाम्पल में, ओ है बीच में, वो है ओनर है। क्या है? ओनर है किसका? एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। वो उसकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वो जब भी कोई डिसीज़न लेता है, उसने अपने यहाँ 4 एक्सपर्ट्स को हायर किया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जब भी वो कोई काम लेगा या डिसीज़न लेगा, वो इनसे क्या है, पूछ कर ही लेगा, ठीक है। उनके नाम है ABCD, ये एक्सपर्ट्स हैं इसके जो ओ को हेल्प करते हैं कोई भी डिसीज़न लेने में। ओ ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई इनसे सलाह लेकर, ठीक है, ABCD से लेकर क्या किया उसने, बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी बनाई, प्लान बनाया कि कैसे उसका बिज़नेस ग्रो कर सकता है, कैसे वो कंपटीशन को लड़ सकता है, ठीक है। इनमें से एक बी है, यहाँ पर देखिए बी है, उसने क्या किया, उस पूरी स्ट्रेटेजी को जाके कॉम्पिटिटिव फर्म को बता दिया। क्या किया? कॉम्पिटिटिव फर्म को बता दिया। अभी इन्होंने तो जस्ट स्ट्रेटेजी बनाई थी, अभी एक्शन नहीं लिया था। कॉम्पिटिटिव फर्म को क्या है, वो आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने जल्द ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और जो बेनिफिट्स अब वो कंपनी को होने थे, वो ऑर्गेनाइजेशन को होने थे, अब वो किसको हो गए? कॉम्पिटिटिव फर्म को। यानी कि जो उसके प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स थे, मतलब वो प्रॉफिट अर्न करता, अब क्या हो गया, वो फर्म के यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। तो ये कहता है कि कई बार एक एम्प्लॉय की डिसहोनेस्टी की वजह से, उसकी गद्दारी या बोल सकते हैं ईमानदारी नहीं की उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उससे क्या है, हमें लॉस हो सकता है, या जो हमारे लॉसेस, जो हमारे प्रॉफिट होने वाले थे वो हमें नहीं होते, ठीक है। समझ आया आपको कि कई बार हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ईमानदार नहीं होते, उनकी डिसऑनेस्टी की वजह से क्या हो जाता है, लॉस उठाना पड़ सकता है एक कॉम्पिटिटिव हमारी फर्म को, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या है, कई बार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इतना सारा मटेरियल वहाँ पर आता है, कुछ जो वर्कर्स होते हैं वो उन गुड्स को चुराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक को देखकर 2 करने लग जाते हैं, 2 को देखकर 4 करने लग जाते हैं। इस वजह से जो बिज़नेस का रिस्क है और लॉस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए कह रखा है कि डिसहोनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ डिसहोनेस्टी दिखाते हैं, ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, उसकी वजह से हमारी फर्म के क्या है रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। सेकेंड वन जो इसमें ह्यूमन बींग्स की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, डिसहोनेस्टी बाय कस्टमर। अब कस्टमर कैसे डिसहोनेस्टी दिखा सकते हैं? हाँ जी, कई बार क्या होता है, हमारे आपने देखा होगा मॉल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर को खुद से चीज़ें लेनी होती है, ठीक है। या फिर इतने सारे सामान में पता नहीं चलता कि क्या सामान कहाँ रखा है, तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को चुराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फर्म है उसके लॉसेस बढ़ जा सकते हैं, या फिर उसको क्या है, रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट स्टीलिंग ऑफ गुड्स। कस्टमर ने क्या किया, गुड्स को स्टील करना यानी कि चुराना स्टार्ट किया, उसकी वजह से जो फर्म है उसके रिस्क बढ़ गए, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम क्रेडिट पे, आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, उधार पे माल सेल करती हैं, ठीक है। कई बार जो कस्टमर होते हैं वो मना ही कर देते हैं कि मैं आपके जो पैसे हैं
कि मैं नहीं पे करूँगा, यानी कि चाहे कुछ कर लो मैं तो पे नहीं करूँगा। इसकी वजह से जब हमें लगता है कि ये कस्टमर अब हमारे पैसे नहीं पे करेगा तो इससे क्या हो गया, हमारे फर्म का क्या हो गया, रिस्क बढ़ गया। ठीक है, तो डेलिबरेटली रिफ्यूज़ टू पेमेंट, उन्होंने अपनी इच्छा से मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो इससे क्या हुआ कि जो कस्टमर हमें लग रहा था ईमानदार है, अब वो ईमानदार नहीं रहा। ठीक है, अब हमारी जो फर्म है उसके जो रिस्क हैं वो क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, तो आपने देखा ह्यूमन बीइंग में पहला क्या है, हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं करते, मतलब कि डिसऑनेस्टी दिखाते हैं, ईमानदारी नहीं दिखाते। दूसरा क्या, कस्टमर जब ऐसा करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। आपने सुना होगा स्ट्राइक हो रखी है, बैंक में स्ट्राइक हो रखी है। क्या होता है स्ट्राइक, लॉकआउट क्या होता है? हाँ जी, आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है। ठीक है, और वर्कर्स किसके लिए काम करते हैं कि उनको अच्छी सैलरी मिले। ठीक है, अच्छे बोनस मिले। ठीक है, अच्छे वेजेस मिले। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, या फिर जो मैनेजर होता है वो वैसा डिसीजन नहीं ले पाता जैसा क्या है वर्कर्स चाहते हैं। हाँ जी, वर्कर क्या चाहते हैं, मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिले, राइट, यही चाहते हैं। देखो इसमें एक एग्जांपल लिया कि लेबर्स क्या कर रही थी, डिमांड कर रही थी कि उसे इस साल 5,000 का बोनस मिले। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो ओनर है उसने सिर्फ अनाउंस किया 2,000 का। अब क्या होगा, 5,000 कहाँ 2,000, अब क्या हो गया, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, एम्प्लॉयज़ हम बैठेंगे, हम क्या है स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे, अब हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि फर्म जो इतने टाइम में जब वो स्ट्राइक पे बैठेंगे जो प्रॉफिट कमा सकती थी अब वो नहीं कमा पाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, बिजनेस के रिस्क बढ़ गए। समझ आया कि एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक की वजह से क्या हो गए, बिजनेस के रिस्क बढ़ गए। ठीक है, ये तो था स्ट्राइक। लॉकआउट क्या होता है, जस्ट मीनिंग जान लीजिए। लॉकआउट का क्या मतलब होता है कि जब ओनर को लगता है कि जो वर्कर्स हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, मतलब इनकी सारी इच्छाएं मनवा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ओनर कह देता है कि लो मैं तो अपनी फैक्ट्री पे ताला लगा लेता हूँ, जाओ तुम अपने लिए काम ढूंढ लो। ठीक है, तो उसने अपनी मर्जी से लॉक आउट कर दिया, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। दैट्स मीन क्या है, अब वहाँ पर काम नहीं होगा। काम नहीं होगा इसका मतलब क्या है, जो प्रॉफिट वो कमा सकता था ओनर उस टाइम में वो क्या कमा नहीं सकता। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसके बिजनेस के रिस्क बढ़ गया है। होप आपको समझ आ रहे होंगे बिजनेस के रिस्क क्या होते हैं कि जो प्रॉफिट हम सोचा था कि हम कमाएंगे वो नहीं कमा पा रहे, या फिर क्या है हमें लॉस हो जाते हैं, वही क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है। तो यहाँ पर उसने सोचा था कि मैं इस टाइम ये हमारा काम जो स्मूथली चल रहा था अचानक स्ट्राइक हो गई तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाया। ठीक है, फोर्थ है हमारा वर्किंग केयरलेसली। हाँ जी, अब आपको पता है कि जो ओनर हैं फर्म के या ऑर्गेनाइजेशन के वो तो अलग हैं। ठीक है, और जो काम कर रहे हैं वो अलग है। उसको क्या पड़ी है वर्कर्स को कि वो हर एक चीज़ को संभाल के रखे, जैसे वो अपने घर में रखता है। हाँ जी, आप लोग अपने घर में हर एक चीज़ संभाल के रखते हो। ठीक है, जहाँ पर आती है एम्प्लॉयज़ और ओनर की बात, ओनर क्या तो वो सब अपना ही है। ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि ये तो मेरा नहीं है, मैं क्यों इसको इतना केयर से करूँ। ठीक है, ये काम मैं क्यों केयर से करूँ, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार लॉस हो जाते हैं। जैसे कि क्या हुआ, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे आपको पता है वर्कर्स को कई बार बीड़ी सिगरेट ये सब पीने की आदत होती है। उसने क्या किया, चलती हुई बीड़ी गिरा दी। ठीक है, उसकी वजह से क्या लग गई, आग लग गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, रिस्क बढ़ गया, फायर हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से उनके केयरलेसनेस की वजह से, मतलब वो केयरलेस हो गए, उसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ जी, ये सब क्या है, ह्यूमन बींग्स के कारण ही हुआ। ठीक है, कि जब एम्प्लॉयज़ ने होनेस्टी नहीं दिखाई, हमारे कस्टमर ने होनेस्टी नहीं दिखाई, स्ट्राइक हो गई, ये सब ह्यूमन बींग्स के कारण हुआ। और क्या है, केयरलेसली उन्होंने काम किया, तो ये क्या है, उनकी वजह से रिस्क बढ़ गया। आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आज ये हो गए। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़। हाँ जी, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या होते हैं, जो हमारी मार्केट से रिलेटेड होते हैं, जो मैंने कल भी बताया था। हाँ जी, जो मार्केट में कौन कौन होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो रिस्क होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़। मार्केट से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़। मार्केट में क्या होता है, फैशन चेंज हो जाते हैं, प्राइस चेंज हो जाते हैं, कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। ठीक है, या फिर अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है चेंज इन फैशन। हाँ जी, एक बंदे का ऐसा बिजनेस है कपड़ों का। ठीक है, तो वहाँ पर तो आपको पता है कि डेली क्या है, फैशन चेंज होता है। जैसे कोई नया फैशन चेंज आता है तो कस्टमर तो आके क्या डिमांड करता है, मुझे तो वही चाहिए जो उसने उसमें पहना था, उस हीरोइन ने उसमें पहना था, उस हीरो ने उस तरीके से पहना था, राइट। तो इसकी वजह से जो हमारा माल एक्चुअल गोदाम में पड़ा हुआ है वो क्या हो जाता है, अब यूज़लेस हो जाता है। अगर वो चाहे उसको कम प्राइस पे भी बेचना तो भी बहुत मुश्किल से वो बिक पाता है। तो इसकी वजह से चेंज इन फैशन, मतलब उसको डर रहता है हमेशा कि फैशन चेंज ना हो जाए, इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, सेकेंड है हमारा चेंज इन प्राइसेस। क्या है चेंज इन प्राइसेस? हाँ जी, एक बार क्या हुआ, हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक सेलर था, वो क्या अपने हर एक प्रोडक्ट को 100 रुपये में सेल कर रहा था। गुड्स को कितने रुपये में सेल कर रहा था, 100 रुपये में। अचानक एक कॉम्पिटिटर आया, सेम क्वालिटी की गुड्स उसने क्या किया, 80 रुपये में बेचनी स्टार्ट कर दी।
ठीक है। क्या किया उसने, कितने रुपए में। अब बताओ आप किससे खरीदोगे, 100 वाले से या 80 वाले से, 80 वाले से, ठीक है। तो अब जो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले 100 में सेल कर रहा था, अब उसको कितने में सेल करनी पड़ेगी, 80 रुपये में, ठीक है। तो इसकी वजह से सामने वाली फर्म ने क्या किया, अपने प्राइस कम किए, उसकी वजह से हमें भी क्या करने पड़े, अपने प्राइस को कम करना पड़ा। उस फर्म को अपने प्राइस को क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। कम प्राइस करने की वजह से क्या हो गया, जो उनको प्रॉफिट होने वाले थे उस प्राइस पर 100 रुपीज़ पर, अब वो प्रॉफिट क्या हो गए, कम हो गए। प्रॉफिट कम हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, उनके फर्म में रिस्क बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, जब भी प्राइसेस चेंज होते हैं तो फर्म के जो रिस्क होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जस्ट एग्जांपल था, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। हाँ जी, देखिए क्या होता है, जब आप एक ओनर है, मतलब ओनर हैं और आपके जैसा प्रोडक्ट कोई भी कंपनी नहीं बना रही है, तो चाहे आप 100 में बेचो, चाहे 500 में बेचो, चाहे फ्री में दो, ठीक है, सब मोनोपोली आपकी है, ठीक है। ऐसे ही ये कंपनी के साथ हुआ कि वो था, सेलर था किसी गुड्स का, और वो हर एक गुड्स को 1000 रुपये में बेच रहा था, ठीक है। सारे के सारे कस्टमर अब क्या थे, देखो उसके पास थे, जितने भी उस एरिया में कस्टमर थे वो उसके पास थे। अचानक से एक कॉम्पिटिटिव फर्म यहाँ पर एंट्री मारी, देखिए एरो लगा हुआ है, ठीक है। उसने क्या किया, उसी क्वालिटी की गुड्स क्या कर दी, उससे कम प्राइस पर क्या कर दी, देनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो हमारे जो कस्टमर है वो कहाँ शिफ्ट हो गए, कॉम्पिटिटर फर्म की तरफ, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पहले सारा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे थे, अब वो प्रॉफिट कहाँ हो गया, उससे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इनफैक्ट हमें भी अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से हमारे कंपटीशन की वजह से क्या होता है, हमारे बिजनेस में रिस्क बढ़ जाता है। जितने ज़्यादा हमारा कंपटीशन होगा, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा रिस्क बढ़ेंगे, ठीक है। आया आपको समझ में, ठीक है। कुछ चीज़ें सेम सी लगती हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। प्राइस अलग है, कंपटीशन अलग है, कि मतलब कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, उसने अच्छी गुड्स और क्या है ना, मैं कम प्राइसेस पे देनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से हमारे जो रिस्क हैं वो बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कस्टमर। आपने सुना होगा पहले तो क्या होता था कि जब भी हम कोई टीवी वगैरह खरीदते थे, हम खुद ही लेकर आते थे, उसका कनेक्शन वगैरह हमें कोई जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बुला के करवाना पड़ता था, हम सिर्फ उसको खरीद कर ले आते थे और हमें लगवाना पड़ता था। आजकल क्या होता है कि कंपनी से हम खरीदते हैं ना, तो वो खुद कहते हैं कि हमारा बंदा आएगा कि वो लगा कर जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप सुना होगा AC लगवाएंगे तो क्या होगा कि आप लगवाइए, हमारा बंदा आके लगा के भी जाएगा, और अगले साल 1 साल तक वो क्या हो गई, जब भी आपकी AC को सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा कि हमारा ही बंदा आकर उसको सर्विस करके जाएगा, ठीक है। आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या है, उनको फैसिलिटी देते हैं अलग अलग टाइप की, ताकि कस्टमर क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। अब एक फर्म जो ये सारे दे रही है कि मैं गारंटी भी देता हूँ, आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहा हूँ, तो आप कहाँ जाएंगे, आप वहीं जाएंगे जहाँ आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो अब एक कंपनी जो फैसिलिटी दे रही है और दूसरी कंपनी जो फैसिलिटी नहीं दे रही है, तो जो कंपनी नहीं दे रही है उसको भी क्या करना पड़ेगा, इन फैसिलिटीज़ को देना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्या है, वो अपने बिजनेस को क्या कर सकता है, चला सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। अब पहले वो नहीं दे रहा था ये फैसिलिटीज़, अब देनी पड़ रही है, तो फर्म के क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दूसरी फर्म ने फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट किया, तो फर्म के क्या हो गए, रिस्क बढ़ गए, क्या हो गए, रिस्क बढ़ गए। तो इसकी वजह से हमें क्या है, शायद लॉस भी हो सकता है, या फिर क्या है, जो प्रॉफिट हम पहले कमा रहे थे अब क्या है, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि फर्म के जो हमारे कस्टमर थे वो फैसिलिटीज़ की तरफ क्या हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आज हम देख लेते हैं एक बार, ये नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ रिस्क मैंने बता दिया था आपको। कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क में देखिए हम लोगों ने नेचुरल कॉज पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये ह्यूमन कॉजेज़ हम आज स्टार्ट कर रखा था, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके आपको लिखना कैसे है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ ये हम आज पढ़ चुके हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।